हेलो एंड वेलकम दोस्तों। AIOTAB यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन संपूर्ण सार जानेंगे पर्सन विथ मेंटल रिटार्डेशन एंड एसोसिएट डिसेबिलिटीज़ का। ये दोस्तों MR सेकेंड ईयर या फिर अपन कहें ID सेकेंड ईयर के लिए पेपर होता है। इसमें दोस्तों अपन विभिन्न प्रकार की जो डिसेबिलिटीज़ हैं, अक्षमताएँ हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं पढ़े हैं या फिर याद नहीं किया तो आप इस वीडियो में जो भी दिखाया जा रहा है उसे देखते हैं और याद करेंगे तो आप आसानी से एग्ज़ाम को पास कर जाएंगे। आपको हूबहू प्रश्न उसमें देखने को मिल जाएंगे। तो अपन यहाँ पर बात करते हैं 1.1 में ऑटिज्म स्वलीनता के बारे में। दोस्तों ये जो शुरू में लाइन लिखी गई है, अगर स्वलीनता के बारे में कोई भी प्रश्न आता है अगर आप उसमें लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको अच्छे अंक दे सकता है। जिसमें दोस्तों ये लाइन है, भारत में टीटू मुखोपाध्याय नामक बच्चे का पहला स्वलीनता केस 2001 में सामने आया था। दोस्तों भारत में इसकी पहचान सन 2001 में हुई थी। जो टीटू उपाध्याय था दोस्तों, इसको अब दोस्तों स्वलीन जो बालक होते हैं वे अपनी ही मन में खोए हुए रहते हैं, वे अन्य लोगों से बातचीत नहीं करते हैं। तो जो स्वलीनता बालक था टीटू मुखोपाध्याय, इसको उसकी माँ ने कंप्यूटर बोर्ड पर बातचीत करना और कविता लिखना सिखाया था। स्वलीनता बालकों की खास बात ये होती है दोस्तों, ये उन्हीं लोगों के सामने प्रतिक्रिया करते हैं जो इनके बहुत करीब होते हैं, जो इनके रोज व्यवहार में आते हैं। तो दोस्तों जो टीटू मुखोपाध्याय नामक बालक था, ये भी दोस्तों अपनी माँ से जब दूर रहता था तो न किसी से बात करता था और न ही कोई प्रतिक्रिया देता था। अब बात करते हैं दोस्तों स्वलीनता है क्या। दोस्तों स्वलीनता एक विकासात्मक अक्षमता है जो मुख्य रूप से शाब्दिक व अशाब्दिक संप्रेषण और सामाजिक अंतःक्रिया को प्रभावित करती है। स्वलीनता जो है दोस्तों वह अक्षमताओं का समूह है। अर्थात दोस्तों स्वलीनता केवल एक ही विकलांगता नहीं है। जैसे दोस्तों मेंटल रिटार्डेशन है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, ये सभी एक पृथक से हैं, जबकि स्वलीनता में आपको कई अक्षमताओं का समूह देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों स्वलीनता के लक्षण। तो दोस्तों इसके लक्षणों में सबसे पहले हम बात करेंगे व्यवहारात्मक विशेषताएं। स्वलीनता से प्रभावित जो बालक होते हैं वे अभिभावकों के साथ संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं। उनमें दोस्तों सामाजिक मुस्कान का अभाव पाया जाता है। दूसरी अगर अपन लक्षण की बात करें तो वह है दोस्तों भाषा संबंधी लक्षण। स्वलीनता संबंधी जो बालक होते हैं, स्वलीनताग्रस्त बालक जो होते हैं, वे बातचीत शुरू करने, बातचीत को बनाए रखने और बातचीत को समाप्त नहीं कर पाते हैं, उन्हें बहुत परेशानी होती है। इसी लक्षण को दोस्तों इकोलेलिया का लक्षण भी कहते हैं। भाषा संबंधी जो ऑटिज्म बालकों में व्यवहार पाया जाता है उसे इकोलेलिया का लक्षण भी कहा जाता है। इसके बाद है दोस्तों पुनरावृत्ति व्यवहार। स्वलीनता से ग्रस्त जो बालक होते हैं वे पुनरावृत्ति व्यवहार करते हैं, किसी व्यवहार को बार बार दोहराते रहते हैं और निर्जीव खिलौनों या फिर निर्जीव वस्तुओं के साथ में खेलते रहते हैं। इसके बाद अगला लक्षण है दोस्तों अति चंचलता। और उसके बाद है दोस्तों आक्रामकता। अति चंचलता से मतलब है दोस्तों, ये दोस्तों अत्यधिक चंचल होते हैं लेकिन अपनी ही क्रियाओं में चंचल होते हैं। आक्रामकता से मतलब है दोस्तों, अगर आप इनके सामने सजीव वस्तुओं के बारे में बताएंगे या फिर आप इनसे कोई प्रतिक्रिया करवाएंगे तो ये आक्रामक भी हो सकते हैं। अगली दोस्तों इनका लक्षण है आत्मघाती। कभी कभार दोस्तों ये आत्मघाती भी हो जाते हैं। और अगला लक्षण है दोस्तों स्वयं सिद्ध। जो स्वलीनता से ग्रस्त बालक होते हैं ये स्वयं सिद्ध होते हैं, ये दूसरों की बिल्कुल नहीं मानते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों स्वलीनता के कारण। दोस्तों आप जो ये प्रश्न आएंगे इनमें आप बढ़ा करके भी लिखेंगे, ये आपको केवल शॉर्ट में हम बता रहे हैं। जैसे दोस्तों स्वलीनता के कारण अगर पूछे जाते हैं तो जैसे वंशानुगत स्थिति, इसमें दोस्तों सबसे पहला जो कारण है वह है वंशानुगत स्थिति। इसके अंतर्गत अपन लिख सकते हैं दोस्तों माता पिता का इतिहास कैसा है, माता पिता की शादी कब हुई थी और क्या वे पहले से किसी मानसिक मंदता, श्रवण अक्षमता, दृष्टिहीनता ऐसी कोई अक्षमता से पीड़ित हैं। इस तरह का इतिहास अपन को इसमें लिखना होता है। दूसरा कारण है दोस्तों मस्तिष्कीय संरचना में दोष। तीसरा कारण है दोस्तों विषाणु का संक्रमण। चौथा कारण है दोस्तों उपापचय संबंधी विकृतियाँ। पांचवा कारण दोस्तों मानसिक मंदता हो सकती है। जैसा कि अपन पहले बात कर चुके हैं कि स्वलीनता बालकों में कई प्रकार की अक्षमताएं पाई जाती हैं, ये कई प्रकार की अक्षमताओं का समूह होता है। मस्तिष्कीय चोट भी स्वलीनता का
कारण है। अब इनमें दोस्तों आप बढ़ा करके लिख सकते हैं, जैसे मस्तिष्क की चोट में अगर अपन बात करें तो बालक जन्म के बाद में गिर तो नहीं गया, या फिर जन्म के समय औजारों का प्रयोग तो नहीं किया गया जिससे मस्तिष्क की चोट आई हो। इसी तरह दोस्तों विषाणुओं का संक्रमण, इसमें अपन लिख सकते हैं जैसे उचित पोषण युक्त भोजन मिला या फिर नहीं मिला, समय पर टीके लगवाए या फिर नहीं लगवाए। तो इस तरह से अपन इनका वर्णन कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों स्वलीनता का प्रबंधन किस तरह से करेंगे। दोस्तों स्वलीनता का प्रबंधन करने के लिए शिक्षण व समस्या समाधान की क्षमता का विकास करना होगा। इसके साथ ही बालक के जो नकारात्मक व्यवहार हैं उनको भी दूर करना होगा अगर अपन को स्वलीनता का प्रबंधन करना है। इसके बाद है दोस्तों परिवार की तनाव व प्रतिबल से निपटने में अपन को मदद करनी है। इसके बाद स्वलीनता विकृति के उपचार में भी अपन को मदद करनी है, और जहाँ तक संभव हो स्वलीनताग्रस्त बालक को वाणी व भाषा शिक्षक को रेफर करना है और विशेष शिक्षक के पास में शिक्षा देने के लिए उसे भेजना है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। इसे दोस्तों इंग्लिश में सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं। प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात जो है दोस्तों मस्तिष्कीय चोट से उत्पन्न जिसके कारण विक्षोभ जैसे पक्षाघात व मानसिक कमजोरी और असंतुलन पैदा हो। अर्थात दोस्तों अपन कह सकते हैं ऐसी मस्तिष्कीय चोट जिसके कारण मस्तिष्क में कुछ विक्षोभ जैसे या पक्षाघात या मानसिक कमजोरी, या फिर अपन कह सकते हैं मस्तिष्क में असंतुलन पैदा होता हो जिससे संवेदी विकृति और आंगिक व्यवहार पाया जाता हो, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात कहलाता है। ये दोस्तों मस्तिष्क से संबंधित बीमारी होती है। इसके कई कारण हैं, जैसे अपरिपक्व जन्म। जब बालक का अपरिपक्वता अवस्था में जन्म होता है तो मस्तिष्क का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है जिससे वह प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित हो सकता है। इसके बाद है दोस्तों प्रसव के समय ऑक्सीजन की कमी। दोस्तों जब प्रसव के समय ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो भी बालक के मस्तिष्क में कुछ ऐसे संवेग उत्पन्न हो जाते हैं, कुछ ऐसी संवेदी विकृति उत्पन्न हो जाती है जिससे बालक में कमजोरी और असंतुलन पैदा हो जाता है। यह भी दोस्तों प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात का कारण है। इसके बाद है दोस्तों प्रसव के दौरान शिशु को क्षति। प्रसव के दौरान किसी भी तरह के औजार या अनावश्यक दवाइयों के प्रयोग से भी जब मस्तिष्क में कोई एकाएक परिवर्तन होता है तो वह प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात का कारण बनता है। इसके बाद है दोस्तों दुर्घटना से मस्तिष्क रक्तस्राव। किसी दुर्घटना में दोस्तों मस्तिष्क से अत्यधिक मात्रा में खून बहने पर, रक्त बहने पर भी प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात की बीमारी से व्यक्ति पीड़ित हो सकता है। ये भी इसका एक बड़ा कारण है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अपन प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के प्रकार। दोस्तों इसे 3 आधारों पर बांटा गया है: तीव्रता के प्रमाण के आधार पर, प्रभावित अंगों के आधार पर और चिकित्सकीय लक्षणों के आधार पर इसे बांटा गया है। जैसे दोस्तों अपन बात करते हैं तीव्रता के प्रमाण के आधार पर। दोस्तों तीव्रता के प्रमाण के आधार पर प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात 3 प्रकार का होता है: अति अल्प प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, अल्प प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात और गंभीर प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। इसके बाद दोस्तों प्रभावित अंगों के आधार पर इसे कई प्रकारों में बांटा गया है, लेकिन अपन इसमें से कुछ देख लेते हैं: मोनोप्लेजिया, हेमीप्लेजिया और पैराप्लेजिया। इनमें होता क्या दोस्तों, जैसे व्यक्ति का एक हाथ काम करना बंद कर देता है, या फिर दोस्तों एक साइड के हाथ और पैर दोनों काम करना बंद कर देते हैं। इस तरह से इनमें प्रभावित अंगों के आधार पर इसे बांटा गया है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों चिकित्सकीय लक्षणों के आधार पर। चिकित्सकीय लक्षणों के आधार पर आप देख सकते हैं स्पाइसिटी, एथिटोटिस और एटेक्सिया नामक प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात इसे बांटा गया है। तो ये देख सकते हैं आप दोस्तों प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के प्रकार। अब बात करते हैं दोस्तों प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के लक्षण कौन कौन से हैं। प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के लक्षण है दोस्तों जन्म के समय बालक का निर्जीव सा रहना। जन्म के समय बालक की कोई प्रतिक्रिया न रहना प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात का कारण बनती है, और यही दोस्तों इसका लक्षण भी है। इसके बाद है दोस्तों देर से रोता है वह सांस में कठिनाई होती है। अगर बालक को देर से रो रहा है बालक और उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही है तो यह प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात का लक्षण है। सामान्य विकास अगर धीमा हो रहा है तो दोस्तों यह भी प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात का ही लक्षण है। हाथ पैरों का अगर समन्वय नहीं हो पा रहा है तो यह भी प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात का लक्षण है। अगर बालक स्तनपान दूध पीने में अगर असमर्थता दिखा रहा है तो यह भी प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात का लक्षण है। बालक अगर बहुत उदास या सुस्त दिखाई देता है
तो यह भी प्रमस्तिष्क के पक्षाघात का लक्षण है। और अगर बालक के होठों से लार टपक रही है तो यह भी प्रमस्तिष्क के पक्षाघात का लक्षण है। अब बात करते हैं दोस्तों ध्यान देने योग्य बातें हैं वह हैं दोस्तों प्रमस्तिष्क के पक्षाघात से बचने हेतु आप इन्हें उपाय भी कह सकते हैं या फिर ध्यान देने योग्य बातें। इसमें है दोस्तों माँ को संक्रमण से बचाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों समय समय पर माँ के खून मूत्र और रक्तचाप की समय पर जांच करवानी चाहिए। इसके बाद दोस्तों ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए और मस्तिष्क संबंधी रोगों से बचना चाहिए और माँ को टीकाकरण और बालक को भी टीकाकरण समय समय पर करवाना चाहिए। प्रमस्तिष्क के पक्षाघात के प्रबंधन की अगर अपन बात करें तो इसे दोस्तों व्यावसायिक शिक्षा देकर, खेल चिकित्सा देकर, वाणी व भाषा चिकित्सा देकर, इनके व्यवहार परिमार्जन कर कर और सहायक उपकरण देकर, इनकी देखरेख करके, विशेष शिक्षा देकर और दैनिक क्रियाओं में बदलाव करके तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर के प्रमस्तिष्क के पक्षाघात का प्रबंधन किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं प्रमस्तिष्क के पक्षाघात का प्रबंधन व्यवसायिक शिक्षा अपन इसमें देख सकते हैं, खेल चिकित्सा, वाणी और भाषा चिकित्सा, व्यवहार परिमार्जन, सहायक उपकरण, देखरेख, विशेष शिक्षा, दैनिक क्रिया और व्यावसायिक प्रशिक्षण अपन इसमें दे सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों मल्टीपल डिसेबिलिटी, बहुविकलांगता। मल्टीपल डिसेबिलिटी जैसा कि दोस्तों शब्द से ही पता चल रहा है बहुविकलांगता। इसमें दोस्तों एक से अधिक विकलांगताएं मिलती हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक से अधिक विकलांगता कैसे होती है। जैसे एक ही बालक में श्रवण अक्षमता भी है और दृष्टिबाधिता भी है, ये होती है दोस्तों बहुविकलांगता। एक ही बालक में दृष्टिबाधिता भी है, श्रवण अक्षमता भी है और मानसिक मंदता भी है, ये होती है दोस्तों बहुविकलांगता। अर्थात दोस्तों एक विकलांगता जब होती है तो वह स्पेशल होती है। जैसे अगर मानसिक मंदता ही है तो वह मानसिक मंदता होगी, लेकिन अगर मानसिक मंदता के साथ में श्रवण अक्षमता भी है तो वह दोस्तों मानसिक मंदता न होकर क्या हो जाएगी, बहुविकलांगता हो जाएगी। इस तरह से दोस्तों दृष्टिबाधित और मानसिक मंदता अगर एक साथ है तो ये बहुविकलांगता कहलाएंगी। अब बात करते हैं दोस्तों बहुविकलांगता के लक्षण कौन कौन से हैं। दोस्तों इसके लक्षण हैं बालकों में सोच नियंत्रण का अभाव पाया जाता है। आप दोस्तों लक्षणों का वर्णन भी कर सकते हैं। निगलने, चबाने व हाथों के समन्वय में समस्या होती है। गंध व स्वाद को न समझ पाना, ये भी समस्या होती है। भावनाओं पर नियंत्रण नहीं, ये दोस्तों लक्षण होता है। देखने व लिखने में समस्या, ये भी लक्षण होता है। ये जो समस्याएं हैं यही दोस्तों लक्षण है। यहाँ पर दोस्तों लक्षणों में आप जितने भी आपको पता है, श्रवण अक्षमता का लक्षण पता है, दृष्टिबाधिता का पता है, इसके अलावा दोस्तों मानसिक मंदता का पता है, जो भी लक्षण है वे सभी दोस्तों बहुविकलांगता के अंतर्गत आ जाएंगे, क्योंकि बहुविकलांगता शब्द से स्पष्ट होता है यह दोस्तों एक से अधिक विकलांगताओं का समूह है। अब दोस्तों यहाँ पर बहुविकलांगता की जब बात हो रही है तो बहुविकलांगता के लिए दोस्तों एक संस्था है, वह दोस्तों NIEPMD, मल्टीपल डिसेबिलिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट एम्पावरमेंट फॉर मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो ये दोस्तों सिकंदराबाद में स्थित है मल्टीपल डिसेबिलिटी। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको पता रहना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों मल्टीपल डिसेबिलिटी के कारणों की। इसके प्रमुख कारण दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको 13 प्रमुख कारण बताए हैं। अगर आप इनको एक बार भी अगर फेर लेंगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। इसका प्रमुख कारण है दोस्तों माँ की उम्र 18 से कम व 35 वर्ष से ज़्यादा होना। ये उम्र दोस्तों उस समय की है जब माँ को गर्भधारण करना होता है। तो गर्भधारण अगर माँ ने 18 वर्ष से पहले या फिर 35 वर्ष के बाद में किया है तो दोस्तों बहुविकलांगता पैदा हो सकती है। इसके बाद है माँ का स्वास्थ्य दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों कम दिनों के अंतराल में बालक को जन्म देना। इसके बाद दोस्तों गर्भाशय में चोट इसका कारण है। मानसिक बीमारी इसका कारण है। अनावश्यक दवाओं का सेवन भी इसका कारण है। दबाव और चिंता, ये भी दोस्तों बहुविकलांगता का कारण है। गर्भपात करना, ये भी दोस्तों बहुविकलांगता का कारण है। रक्त व ग्लूकोज की अधिकता या कमी, ये भी दोस्तों इसका प्रमुख कारण है। अपरिपक्व शिशु का जन्म, ये भी इसका कारण है। रक्तस्राव, शिशु का वजन और टीकाकरण, ये भी दोस्तों प्रमुख कारण है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक मैं शानदार बात ये बताता हूँ
कि इनमें जो कारण दिए गए हैं इनमें से कुछ कारण ऐसे हैं जो आप सभी विकलांगताओं में लिख सकते हैं। जैसे दोस्तों माँ की उम्र 18 से कम और 35 वर्ष से ज़्यादा होना, माँ का स्वास्थ्य, कम दिनों के अंतराल में बालक को जन्म, गर्भाशय में चोट, अनावश्यक दवाओं का सेवन, गर्भपात करना, दबाव और चिंता, अपरिपक्व शिशु का जन्म, रक्तस्राव और टीकाकरण। ये जो अभी मैंने आपको बताया आप इन कारणों को सभी प्रकार की विकलांगताओं में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बहुविकलांगता के प्रबंधन की। दोस्तों बहुविकलांगता का प्रबंधन करने के लिए अपन को बहुविकलांगता ग्रस्त बालकों की स्वयं की उनकी देखरेख करनी है दोस्तों। शैक्षिक सुविधाएं उनको उपलब्ध करवानी है, विशेष शिक्षा उपलब्ध करवा सकते हैं। चाल प्रशिक्षण दोस्तों चूंकि बहुविकलांगता है तो कई प्रकार की विकलांगताएं, एक से अनेक प्रकार की विकलांगताएं उसके अंदर होंगी। इसके अलावा दोस्तों अपन भौतिक चिकित्सा उनको दे सकते हैं, व्यावसायिक चिकित्सा दे सकते हैं, बाक चिकित्सा दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुविकलांगता है तो अपन जो भी अन्य विकलांगताओं में काम आती हैं प्रबंधन की तकनीक उन सभी को इसमें उपयोग में ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मिर्गी। मिर्गी जो है दोस्तों ये दोस्तों इंग्लिश में इसे एपिलेप्सी भी कहते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा जानेंगे। मिर्गी जो है दोस्तों वो एक शारीरिक अवस्था है जो उस समय उत्पन्न होती है जब मस्तिष्क में एकाएक परिवर्तन होता है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों मिर्गी एक शारीरिक अवस्था है जो उस समय उत्पन्न होती है जब मस्तिष्क में एकाएक परिवर्तन होता है। जब मस्तिष्क की कोशिकाएं दोस्तों ठीक से कार्य नहीं करती हैं तो व्यक्ति की चेतना जो है वो थोड़े समय के लिए परिवर्तन हो जाता है। उसमें व्यक्ति की चेतना में थोड़े समय के लिए परिवर्तन हो जाता है तो वह दोस्तों मिर्गी कहलाती है। इसकी संपूर्ण परिभाषा अपन एक बार में देखेंगे दोस्तों। तो मिर्गी एक शारीरिक अवस्था है जो उस समय उत्पन्न होती है जब मस्तिष्क में एकाएक परिवर्तन होता है। इसमें दोस्तों मस्तिष्क की कोशिकाएं जो हैं वो ठीक प्रकार से कार्य नहीं करती हैं जिससे व्यक्ति की चेतना गति थोड़े समय के लिए परिवर्तन हो जाती है। इसके प्रमुख कारणों की अपन बात करते हैं दोस्तों। तो इसके प्रमुख कारण होते हैं दोस्तों आनुवांशिकता कारण हो सकता है, लक्षणात्मक कारण कोई दुर्घटना हो सकती है, जन्म के समय चोट हो सकता है, ट्यूमर हो सकती है। इसके अलावा अज्ञात कारणों में भी आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों मिर्गी के प्रमुख प्रकार। मिर्गी दो प्रकार की होती है दोस्तों, ग्राउंड माल मिर्गी और पेटेट माल मिर्गी। ये आपको दोस्तों याद रखना है मिर्गी के कौन से दो प्रकार हैं। तो दो प्रकार हैं, ग्राउंड माल मिर्गी और पेटेट माल मिर्गी। इसके बाद है दोस्तों मिर्गी या फिर दौरे के लक्षण। मिर्गी को दोस्तों दौरा भी कहते हैं। मिर्गी या दौरे के लक्षण है दोस्तों, दौरे जो हैं वो अचानक और क्षणिक आते हैं दोस्तों। दौरे अचानक और क्षणिक आते हैं। पैरों में भुजाओं में दोस्तों असमन्वित गति होने लग जाती है। दौरों के समय व्यक्ति कभी भी जमीन पर गिर सकता है। शरीर में दोस्तों जकड़न पैदा हो जाती है और मुंह से आवाज़ व झाग निकलते हैं। कभी कभी दोस्तों दौरे आने वाले व्यक्ति की जीभ भी कट जाती है और उसे सुस्ती और सिरदर्द होने लगता है। तो ये दोस्तों दौरे के लक्षण हैं। दौरे अचानक व क्षणिक होता है, पैरों में भुजाओं में असमन्वित गति होती है, दौरों के समय व्यक्ति कभी भी जमीन पर गिर जाता है, शरीर में जकड़न, मुंह से आवाज़ व झाग निकलना, कभी कभी जीभ भी उनकी कट जाती है। इसके बाद है दोस्तों जब भी मिर्गी के दौरे आएँ तो उसके दौरान कौन सी सावधानियां रखनी हैं। मिर्गी के दौरान रखने वाली प्रमुख सावधानियां। दोस्तों मिर्गी जब भी किसी व्यक्ति को आए या फिर दौरा जब भी किसी व्यक्ति को आए तो रोगी को दोस्तों करवट लेटा देना चाहिए। एक साइड करवट लेके उसे लेटा देना चाहिए। आसपास में दोस्तों अगर कोई खतरनाक सामग्री उपलब्ध है तो उसे दोस्तों वहाँ से हटा देना चाहिए। हलचल के अवरोध हटा देने चाहिए उसे दोस्तों। जब भी मिर्गी का दौरा आता है तो व्यक्ति को हलचल करते रहना चाहिए, उसमें कोई रोक टोक या फिर बाधा डालने वाली चीज़ों को हटा देना चाहिए। अगर मिर्गी आने वाले व्यक्ति के जेब में कोई नुकीली चीज़ें अगर हैं तो उन्हें दोस्तों बाहर निकाल देना चाहिए। और दोस्तों अगर आपके सामने मिर्गी के दौरे किसी को आ रहे हैं तो उस दौरे का समय, प्रकार और अवधि नोट कर लेनी चाहिए और रोगी के व्यवहार का आकलन भी नोट कर लेना चाहिए। इसके बाद दोस्तों चारों तरफ भीड़ एकत्रित नहीं होने देना चाहिए। ये दोस्तों मिर्गी के दौरान कुछ सावधानियां रखनी होती हैं। जैसे दोस्तों रोगी को करवट पर
बदल देना है। आसपास में कोई खतरनाक चीज़ें हैं तो वो हटा देनी है ताकि उसे कोई नुकसान न हो। और दोस्तों उसकी हलचल में कोई भी अवरोध नहीं डालने देना है। नुकीली चीज़ें जेब से निकाल देनी है। दौरे का समय, प्रकार और अवधि नोट कर लेना है और रोगी के व्यवहार का आकलन भी आपको नोट कर लेना है। अब दोस्तों बात करते हैं रोगी के लिए कौन कौन सी सावधानियां। ये सावधानियां जो अभी अपन ने बात की वह थी दोस्तों जिसके सामने रोगी को मिर्गी आ रही है, लेकिन जिसको मिर्गी आती है उसको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। यह दोस्तों कभी भी मिर्गी से ग्रस्त रोगी को या फिर दौरों से ग्रस्त रोगी को साइकिल व वाहन नहीं चलाना चाहिए, पेड़ या पहाड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए, पानी व आग से दूर रहना चाहिए, बिजली के यंत्र व भारी मशीनों से उसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों उसे दौरा कभी भी आ सकता है और ये सब चीज़ें उसे नुकसान पहुंचा सकती हैं। शराब, भांग या नशीले पदार्थों से उसे वंचित रहना चाहिए। दवाओं का नियमित सेवन उसे करना चाहिए और यात्रा के समय अगर वह यात्रा कर रहा है तो वह उसे हेलमेट पहनना जरूरी होता है दोस्तों। अब दोस्तों मिर्गी की कुछ यहाँ पर जांच भी हैं। वह दोस्तों रक्त की जांच, ईईजी, एमआरआई स्कैन और कैट स्कैन, ये प्रमुख 4 जो जांचें हैं ये मिर्गी के संदर्भ में करवाई जाती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एडीएचडी। इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। यह दोस्तों दिमाग से संबंधित विकार होता है जो बच्चों व बड़ों दोनों में हो सकता है दोस्तों, लेकिन ये ज़्यादातर दोस्तों बच्चों में देखने को मिलता है। इसमें व्यक्ति का व्यवहार बिल्कुल ही बदल जाता है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता खो जाती है। जो एडीएचडी है दोस्तों ये ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है, लेकिन अगर समय रहते इसका प्रबंधन कर लिया जाए तो इसे समाप्त किया जा सकता है। लेकिन अगर इसके लक्षण बड़ों में दिखाई देने लग जाएं तो फिर उसे समाप्त करना बहुत कठिन होता है। तो एडीएचडी अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर जो दिमाग से संबंधित विकार है ये बच्चे और बड़े दोनों में होता है। इसके प्रमुख लक्षण है दोस्तों बच्चों में चुपचाप खेलने में परेशानी होती है। जिन बच्चों में ये व्यवहारात्मक जो दिमाग से संबंधी विकार है ये जब दोस्तों होता है एडीएचडी तो वे बच्चे चुपचाप नहीं खेल पाते हैं और चुपचाप नहीं खेलने के साथ साथ में दोस्तों बैठने के दौरान में भी वे कभी कभी उछल जाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं दोस्तों एकदम ये निचावले नहीं बैठते हैं, ये कुछ न कुछ काम करते रहते हैं, कुछ न कुछ अटपटा काम करते रहते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा ये दोस्तों बातें करते हैं, निरंतर बैठे रहने में इनको परेशानी होती है, एक जगह पर ये टिक करके नहीं बैठते हैं। अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर से पीड़ित बालक। अब बात करते हैं दोस्तों इसके साथ ही इसके कुछ और लक्षण भी है दोस्तों। ये दोस्तों लगातार चलते रहते हैं, ये दोस्तों लगातार बेचैन होते हैं, जिन्हें दोस्तों हाइपर एक्टिव की बीमारी होती है। किसी एक काम पर इनका ध्यान नहीं हो पाता है, ये दोस्तों दूसरों की बिल्कुल नहीं सुनते हैं और ये दोस्तों अपनी दैनिक गतिविधियों को भी भूल जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हाइपर एक्टिव जो बालक होते हैं ये हमेशा दूसरों को परेशान करते रहते हैं। इसके प्रमुख कारण है दोस्तों गर्भावस्था के दौरान पोषण की कमी हो सकती है, संक्रमण हो सकता है, धूम्रपान, शराब का सेवन। इसके अलावा दोस्तों कारणों में मैंने आपको पहले भी बताया था कि कौन कौन से कारण आप इन सभी में लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 बातें और आपको याद रखनी है। ये है दोस्तों फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम ये दोनों दोस्तों गुणसूत्रीय विकृति होते हैं। डाउन सिंड्रोम में दोस्तों 46 गुणसूत्र की जगह पर 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। अब तक मैंने आपको जो भी दोस्तों बताया है ये डीएड सेकेंड ईयर के पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो में बताए गए सभी बातों को ध्यान रख कर के जाएं तो आप आसानी से पेपर को पास कर सकते हैं। अब दोस्तों अपन इसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न भी अगली वीडियो में डाल देंगे, तो वो वीडियो आपको अभी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी।